हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज अगर हम पॉलिटी के अंतर्गत बात करें तो जो कि हम पॉलिटी तो भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में हम पता है कि अगर इसमें फंडामेंटल राइट है भाग 3 में, तो फंडामेंटल राइट की बात करें टोटल 6 है, जिसमें से हम कितने 5 पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आज बात 6वें की बात करें तो ये 6वां मूल अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो इसमें क्या आता है, अगर इसकी बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आर्टिकल कहाँ से आते हैं? 32 इसका मूल उद्देश्य है। चूंकि आर्टिकल 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, अर्थात इसे हृदय कहा जाता है। किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। इसके तहत यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। रिट कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करता है। वहीं अगर बात करें 2 से 26 आर्टिकल के तहत तो हाई कोर्ट कितनी रिट जारी करता है? तो 6 करता है। ठीक है ना। चलिए, यदि बात करें आर्टिकल 32 तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसमें 5 तरह की रिट होती है। कितनी? 5 रिट्स। रिट समझ लीजिए, रिट क्या होता है? एक तरह का रिट होता है, एक तरह का ऑर्डर, है ना। रिट ऑर्डर, इसका यदि मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होता है इसका? ऑर्डर है ना। रिट का अर्थ क्या हो जाता है? ऑर्डर। चूंकि हम जानते हैं 5 तरह की रिट है आर्टिकल 32 में, तो पहली आ जाती है हेवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत क्या होता है कि जैसे कोई क्रिमिनल है, उसको यदि अरेस्ट कर लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट जैसे जो कोर्ट होता है, जज के सामने उसे उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर ले जाना होता है। किसमें? पहली रिट के अंतर्गत क्या होता है? हेवियस कार्पस। हेवियस कार्पस का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत क्या होता है कि जज के पास में उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर सशरीर उसको कहाँ ले जाना होता है? जज के पास ले जाना होता है। तो ये इसका हेबियस कार्पस की जो विशेषता है कि पहली रिट की बात करें यदि आर्टिकल 32 के तहत, तो पहली रिट हो जाता है हेबियस कार्पस। ठीक है ना, क्लियर है। 5 तरह की रिट है। हेबियस कार्पस है, 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को सुप्रीम कोर्ट जज के सामने ले जाना होता है सशरीर। हेबियस कार्पस का अर्थ हो जाता है सशरीर, है ना, विद बॉडी। दूसरी बात करें रिट की तो वो आता है मेंडामस। मेंडामस की यदि बात करें, इसका हिंदी अर्थ होता है परमादेश। चूंकि परमादेश है, देखने में लग रहा है परम, यदि इसका परमादेश का संधि विच्छेद कर्म परम प्लस आदेश। इसका मतलब है कि इसमें आदेश दिया जाता है ना। क्या दिया? इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑर्डर, परमादेश। क्लियर है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो ये देखो, अगर बात करें हेबियस कार्पस, ये किसमें हेबियस कार्पस है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर सशरीर उस अपराधी को किसी जज के पास ले जाना होता है। यदि बात करें मेंडामस, तो परमादेश इसमें ऑर्डर देता है। क्यों? इसमें ऑर्डर दिया जाता है परमादेश में। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या, इसका अर्थ क्या होता है? ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। तीसरी इसमें क्या होता है? ये अगर ऑर्डर की बात करें तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे लागू नहीं होता है। इसमें यदि शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो आदेश देना होता है। क्या होता है? आदेश देना, आदेश देना, आदेश देना। क्लियर है। तीसरी बात करें यदि रिट की, तो वो आ जाता क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। इसके तहत यदि इसका हिंदी अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। इसके ये क्या होता है? ये कर्मचारियों की संवैधानिक पद की जांच करता है। कौन? क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो ये हो जाता है किस वारंट पर। इसका ये शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है क्यू वारंटो। ठीक है। अगर चौथे रिट की बात करें तो चौथा रिट आ जाता है तुम्हारा प्रोहिबिशन। उसका होता है प्रतिषेध। इसके अंदर क्या होता है कि हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सॉरी, जो हाई कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी जो हाई कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्क को रोक देता है। कौन? किस आर्टिकल 32 जो है ना हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 32, ये इसकी चौथी रिट क्या आ जाती है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध। क्लियर है? प्रतिषेध।
इसके अंतर्गत क्या आ जाता है कि जो हाई कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्क को क्या कर देता है, रोक देता है। ये प्रोविजन में, इसका शाब्दिक अर्थ परिच्छेद, इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखें प्रोहिबिशन का, तो इसका अर्थ हो जाता है टू स्टॉप है ना, उसको रोक देना। चौथा आ जाता, पांचवा अगर बात करें रिट की तो वो होता है सर्टियोरिटी, उत्प्रेक्षण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्प्रेक्षण। क्लियर है। ये भी क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये भी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसका यदि शाब्दिक अर्थ बोला तो टू सर्टिफाइड, यानी पूर्णतः सूचित कीजिए, टू सर्टिफाइड, इसका शाब्दिक अर्थ है टू सर्टिफाइड। टू सर्टिफाइड क्या है, पूर्णतः सूचित कीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है पूर्णतः सूचित कीजिए। पूर्णतः सूचित कीजिए का अर्थ ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी कार्य कर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उसको बताना चाहिए कि इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसको पूर्णतः सूचित कर देना चाहिए। तो ये हमने भाग अगर बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल, चूंकि 6 आते हैं तो 6 में हमने आज 6वें की अगर बात फंडामेंटल राइट की बात की तो वो आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है ना। अगर तो उपचारों की बात करें तो रेमेडी, तो इसमें चूंकि हमने पहला जाना कि पहला आ जाता कि पहला देखने को क्या मिला था, तो पहला था हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस के अंतर्गत क्या होता था, उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर उसका शरीर उसको जज के पास ले जाना होता था। दूसरा अगर रिट की बात करें तो वो था मैंडामस। मैंडामस में क्या बताया गया था, मैंडामस में बताया गया था परमादेश, यानी ये आदेश देता ये सुप्रीम, ये राज्यपालों और राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता है। तीसरा अगर रिट की बात करें तो वो आ जाता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा है ना। ये क्या है, ये उस कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करता है, किसमें, क्यू वारंटो में। चौथे रिट की बात करें तो वो आ जाता है प्रोहिबिशन, ये में प्रतिषेध होता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है टू स्टॉप, रोक देना। तो ये हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्क को रोक देता है। 5वें रिट की बात करें तो सर्टियोरिटी आता है, उत्प्रेक्षण आ जाता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो टू सर्टिफाइड, यानी हाई कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उसको पूर्णतः सूचित करेगा कि हम इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं, उस तरीके का ये देखने को हमें मिलता है भाग 3 में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने भाग 3 देखा। यदि आर्टिकल ये हमने कौन सा देखा, 32 देखा, आर्टिकल 32। वहीं आर्टिकल अगर 33 की बात करें हम, यहाँ तक समझ में आ जाना होना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें तो 33 में हमें देखने को क्या मिलता है, भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 33, चूंकि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट कहाँ से लेके 12 से लेके 35 तक आते हैं आर्टिकल। यहीं अगर 33 की बात करें आर्टिकल, तो 33 में क्या दिया गया है कि कुछ अधिकार हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बचाने के लिए कुछ अधिकार नहीं दिए गए। जैसे उसको मीडिया की बात करें, गुप्तचर एजेंसी की बात करें तो उनको कुछ मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं, है ना। मूल अधिकार नहीं दिए गए। किनको अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो मीडिया है, गुप्तचर एजेंसी है, जो भी गुप्तचर एजेंसियां आती हैं तो इनको राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत बचाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ मीडिया गुप्तचरों को मूल अधिकार नहीं दिए गए। मान लीजिए यदि मीडिया को ये स्वतंत्रता अधिकार दे दिया जाए, तो जैसे परमाणु बम बन रहा है वहाँ अगर उनको दे दिया जाए तो ये शायद सही नहीं होगा। तो ये मीडिया गुप्तचरों को कुछ मूल अधिकार नहीं दिए जाते। वहीं आर्टिकल अगर 34 की बात करें तो ये इसमें मार्शल कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। मार्शल कोर्ट, तो मार्शल कोर्ट दरअसल जो कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो ये सेनाओं का एक अलग से कोर्ट होता है जिसके तहत उन्हें कोई भी जवान है अगर वो कुछ अपराध का कार्य करता है तो उसको उस मार्शल कोर्ट के तहत उसको अपराधी घोषित किया जाए। अगर ये उसने कार्य उस कृत्य जो गलत किया है तो मार्शल कोर्ट के तहत उसको अपराधी घोषित किया जाता है, और उसी के तहत इनकी एक अलग से सेनाओं का कोर्ट होता है, उसको मार्शल कोर्ट कहते हैं। तो ये आर्टिकल 34 में हमें ये दिखाया गया है। वही बात करें आर्टिकल 35 की, ये लास्ट अगर बात करें 35 की, जो फंडामेंटल राइट का लास्ट आर्टिकल देखने को मिलता है, तो इसमें आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो भी हमारे फंडामेंटल राइट से 12 से लेकर 35 तक थे वो किस तरीके से लागू होंगे, ये आर्टिकल 35 में बताया गया है ना। किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होंगे, लागू होंगे, इम्प्लीमेंटेशन।
इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से लागू होंगे, कौन से जो उपरोक्त मूल अधिकार दिए गए यानी 12 से लेकर 35 तक वो किस तरीके से लागू होंगे। तो ये आर्टिकल हमने 35 देखा, एक चूंकि एक बच गया होगा, एक 31 आर्टिकल था, 31 आर्टिकल, उसमें अब दरअसल ये 31 आर्टिकल रहा नहीं है मूल अधिकार में, इसको क्या है विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो एक डिफरेंस समझ लीजिए, विधिक अधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या होता है। मूल अधिकार में चूंकि हमने पढ़ा है कि यदि हमारे से यदि मूल अधिकार छीने जाते हैं तो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं विधिक अधिकार क्या होता है, सरकार जब चाहे तो वो छीन सकती है। तो आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 ये था संपत्ति का अधिकार। चूंकि हम जानते हैं संपत्ति का अधिकार था, तो बाय द वे मान लो यदि कोई रोड बन रही है तो कोई, चूंकि जानते हैं कि उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो कोई रोड जा रही है तो उसे नहीं जाने देता था, चूंकि उसका मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था कि नहीं हम नहीं जाने दो, तो उसको घुमा के थोड़ी ना ले जाना पड़ेगा उस रोड को। तो फिर क्या मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी 1978 में, यदि 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 में सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1978 में इसको 300 काम में रख दिया गया था। किसमें, 300 काम में। तो इसको ये आज की वर्तमान की बात करें संपत्ति का अधिकार, ये क्या है, मूल अधिकार नहीं है, ये क्या अधिकार है, ये विधिक अधिकार है, यानी कानून अधिकार है, विधिक अधिकार। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं अगर 31 की बात करें आर्टिकल 31 में, तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था। इसे मोरारजी देसाई के 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 300 काम में इसको रख दिया गया था कि इसको संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है, चलिए।